नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। रोज की तरह ही आज भी हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि अगर अभी तक आप नई परख चैनल से नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज बिहार के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। एक तुलनात्मक रूप से छोटे दल के नेता पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया। यह कहा जाता है कि सीमांचल के कुछ लोकसभा क्षेत्रों में उनका प्रभाव है और लालू यादव, तेजस्वी यादव की सहमति से ही वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। क्या इसका कुछ प्रभाव बिहार की राजनीति पर पड़ेगा? मेरा मानना है कि वो शायद पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने चूंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव से बातचीत करके कांग्रेस में अपना विलय किया है, तो पूर्णिया सीट से उन्हें टिकट मिलेगा और वो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। और मेरे ख्याल से पूर्णिया सीट पर वो एक, जहां तक मेरी जानकारी है और मैंने कुछ लोगों से बातचीत भी की है जो बिहार की राजनीति के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, कम से कम स्थानीय स्तर की जो माइक्रो इंफॉर्मेशन होती है वो उनके पास काफी रहती है। तो उनका मानना है कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीत सकते हैं। इस वक्त एनडीए के लिए एक एक सीट जो उन्होंने 2019 में जीती थी, उसको दोबारा जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती है। भाई वो 400 पार तो तब पहुंचेंगे जो पहले 272 पहुंचे, 272 के बाद फिर वो 303 पहुंचे, तभी तो वो 400 पार पहुंचेंगे। और 303 तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि वो 2019 का चुनाव परिणाम दोहराएं। फिर उस 2019 के चुनाव परिणाम को दोहरा के कितना बढ़ाएंगे उस पर तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी 370 सीटें 370 जो उन्होंने दावा किया है वो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें आने के लिए जरूरी है कि वो बिहार में 40 में से 39 सीटें जीतें। 39 सीटें बिहार में कैसे जीतेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो महाराष्ट्र में 48 में से 38 सीटें कैसे जीतेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो कर्नाटक में 26 सीटें कैसे जीतेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो तेलंगाना में 4 सीटें कैसे जीतेंगे, वो पश्चिम बंगाल में 18 सीटें कैसे जीतेंगे, इन सब के ऊपर सवालिया निशान है। ये इलाके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश या गुजरात जैसे इलाके नहीं है, कम से कम इस 2024 में नहीं है। 2013 में, 2019 में जब उन्होंने, भाजपा ने ये सीटें जीती थी, उस वक्त की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में काफी अंतर है। उस वक्त भाजपा के पास एक मजबूत एनडीए था। उस वक्त के नीतीश कुमार काफी प्रभावशाली नीतीश कुमार थे और भारतीय जनता पार्टी को दबाव में ले सकते थे अपने। उस वक्त नीतीश कुमार की हैसियत, बड़ी हैसियत थी 2019 में। इसी तरीके से महाराष्ट्र में उनके पास शिवसेना के साथ उनका गठजोड़ था, तो वो बहुत मजबूत स्थिति में थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में कोई विभाजन नहीं हुआ था। महाराष्ट्र की राजनीति आज के मुकाबले अपेक्षाकृत ज्यादा सरल थी, आज की तरह पेचीदा उलझी हुई राजनीति नहीं थी। नहीं, बिहार की राजनीति, एनडीए के अंदर की राजनीति भी इतनी उलझी हुई थी। इसीलिए कुल तीन घटक दल होते थे एनडीए में, भाई भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी। और उन लोगों ने 17 और 6 सीटें आपस में बांट ली थी और एक सीट को छोड़कर बाकी सारी सीटें जीत भी ली थी। आज परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल गई हैं। भाजपा को स्वयं ही विश्वास नहीं है कि उसके पास जो राजनीतिक समीकरण बिहार में और महाराष्ट्र में है वो उसको पुरानी जीत दिला सकता है। इसीलिए उसकी बेचैनियां भी निकल कर बार बार आ रही हैं। जैसे महाराष्ट्र में राज ठाकरे को अपनी पार्टी में लेने, अपने समीकरण में शामिल करने की कोशिश करना, वो उन बेचैनियों का पहला प्रमाण है। दूसरा प्रमाण ये है जो कि आपको बिहार में दिखाई पड़ता है, जिसमें जिनको आप अपने मंत्रिमंडल में रखते हैं उनको आप पारसनाथ, पशुपति पारस को, उनको आप ठोकर मार के निकाल देते हैं। मुकेश सैनी जो आपके साथ राष्ट्रीय जनता दल छोड़ के रुक के बीच में शामिल हो गए थे, उनको भी आप पूरी तरीके से बाहर कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और रणनीति, वो बिहार और महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है उसमें। बिहार के संदर्भ में ऐसा भी लगता है कि जो 2 बड़ी ओबीसी जातियां या 3 बड़ी ओबीसी जातियां कहें, एक तरफ यादव हो चुके हैं पूरी तरह से
जो महागठबंधन है उसकी तरफ और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की तरफ कुर्मी और कोयरी। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें हम कह सकते हैं कि जो बाकी पिछड़ी जातियाँ हैं, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और शायद यही नीतीश कुमार के महत्व का कारण भी है कि एक धारणा है कि उनके साथ बाकी जो पिछड़ी जातियाँ हैं, वो हैं छोटी-छोटी जो जातियाँ। क्या आपको ऐसा देखिए, लगता है? नीतीश कुमार के जरिए भारतीय जनता पार्टी को अति पिछड़ी जातियों का ईबीसीज का समर्थन प्राप्त होता था, कुछ कुछ महादलितों का समर्थन प्राप्त होता था और नीतीश कुमार के साथ हमदर्दी रखने वाले कुछ मुस्लिम समुदाय के एक छोटे हिस्से का भी उन्हें समर्थन प्राप्त होता था। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह की राजनीति की है, उससे धीरे धीरे करके मेरा अपना आकलन यह है कि ये समर्थन अब उस तरह से उनके साथ नहीं रह गया। अगर इस तरह से उनके साथ रहता तो इन जातियों के जो नेता हैं वो अलग से अलग पार्टी क्यों बनाते? भाई जीतन राम मांझी तो पहले नीतीश कुमार के साथ थे। जो दूसरे नेता दिखाई पड़ रहे हैं हमें छोटे छोटे दलों के, वो सब तो नीतीश कुमार को अपना नेता मानते थे, तो वो आज सब उनके साथ नहीं है। अब अली अनवर हैं जो कि पसमानदा मुसलमानों के नेता हैं, वो नीतीश कुमार के साथ थे। नीतीश कुमार लंबे अरसे तक उन्हें राज्यसभा में भी रखा, लेकिन आज वो उनके साथ नहीं है। तो नीतीश कुमार काफी घट गए हैं, पहले जैसे थे अब वैसे नहीं रह गए हैं। बार बार पाला बदलने से भी उनकी साख में भी असर हुआ है, तो वो परिस्थिति अब नहीं रह गई है। एक चीज़ ये भी है कि क्या महागठबंधन के संदर्भ में बाकी छोटे दल हैं, से सहनी का नाम आता है या फिर पशुपति पारस का भी, उनके बीच में अगर वो अच्छा सामंजस्य कर पाए तो काफ़ी तगड़ी टक्कर दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा कहा जा अभी सकता ये लेकिन स्पष्ट है। अब नहीं उनके लिए हुआ है, चुनौती है ये। अभी स्पष्ट नहीं जी, हुआ है कि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। मुकेश सहनी की तरफ से तो कोई वक्तव्य नहीं आता है किसी चीज के बारे में। वो तो बिल्कुल एक अदृश्य और खामोश टाइप की शक्ति के रूप में आचरण कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम। तो उपेंद्र कुशवाहा तो कुछ बोलते बालते हैं, वो कुछ भाजपा से अपनी सौदेबाजी करते हैं। मुकेश सैनी तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्टैंड बाई रख छोड़ा है, जब चाहेगी तो निकाल के सामने कर देगी, जैसे किसी कैद में पड़े हुए हो। उनका नाम कभी सुना है आपने? वो कभी नहीं, उनका कोई चर्चा भी नहीं होती, कोई वक्तव्य भी नहीं आता, कुछ नहीं होता उनका वजूद। तो वो कुल मिला के किधर रहेंगे, क्या करेंगे? वो उनके प्रभाव वाले जो वोट हैं, वो संभवतः मल्लाहों के नेता हैं। जी हाँ, मतलब मल्लाहों के नेता हैं, तो वो किधर जाएंगे कुछ पता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे और नाराज होने के चलते और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं गए थे, लेकिन जब वो भाजपा आला कमान से उनकी मुलाकात हुई तो उसके बाद अब खबर आ रही है कि नहीं, उनको मना लिया गया है। मनाने के चक्कर में उनको क्या आ, दिया गया, क्या आश्वासन दिया गया, किसी को कुछ नहीं पता है। तो बिहार में अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने की जद्दोजहद कर रही है, अभी पूरी तरीके से वो दुरुस्त नहीं हो पाया है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी वही सिलसिला जारी है। जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी है, उसने लगभग ये तय कर लिया है कि वो राजू शेट्टी और प्रकाश अम्बेडकर के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि वो लोग उन्हें दिक्कत तलब किस्म के सहयोगी लग रहे थे। तो वो अलग हो गए हैं उनसे। जैसे ही वो अलग हुए हैं, वैसे ही उन लोगों को आपस में सीटों का तालमेल करने में कोई दिक्कत पहले भी नहीं थी और वो बिल्कुल साफ तौर पे फार्मूला निकल कर सामने आ गया है। एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है और जिसकी एक तरफ बार देखो, और ये जो महाविकास अघाड़ी ने जो सीटों का फार्मूला पेश किया है, उससे एक बात और साफ हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में काफी कमजोर हुई है पहले के मुकाबले। अभी भी भारतीय जो एनसीपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, वो तो कमजोर हुई है क्योंकि उसमें स्प्लिट हो गया है। कांग्रेस में तो कोई बड़ा स्प्लिट नहीं हुआ कि नेता छोड़ के गए हैं, पार्टी नहीं टूटी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस कमजोर हो गई है। और अभी भी जो महाविकास अघाड़ी है, उसकी सबसे बड़ी ताकत उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। 23 सीट उनको मिल रहा है, शायद 19 सीट कांग्रेस ले रही है। जी जी जी। एक चीज़ जिसकी तरफ आपने कल भी इशारा किया था और मैं देख रहा था कि बहुत सारे टीकाकार अब उस पर बातचीत कर रहे हैं कि राज ठाकरे से गठबंधन करना नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत लाभ का सौदा शायद साबित नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे ही उनके साथ जुड़ेंगे बहुत सारा हमला शुरू हो जाएगा राज ठाकरे और उसके बहाने नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि उत्तर भारतीयों के खिलाफ उनका रवैया काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये बेचैनी भी उनके लिए काफ़ी आगे परेशानी का कारण बन सकती है, अगर वो राज उनको ठाकरे लगता है शायद कि वो इस प्रकार की समस्याओं से कुल मिलाकर निपट लेंगे। महाराष्ट्र में बहुत सी सीटें ऐसी हैं जिनमें बहुत कम फासले से, बहुत कम अंतर से उनका फैसला हुआ था। तो उनको लगता है कि उन सीटों पे अगर मान लीजिए राज ठाकरे का कोई वोट है,
भले ही वो 1.5 से 2% वोट हो, तो वो वोट अगर उन्हें मिल जाए राज ठाकरे के आने से, कोई हिंदू कट्टरपंथी वोट मिल जाए, कुछ जो मराठी मानुस वाला कुछ वोट है वो मिल जाए, राज ठाकरे एक तरह के बहुत आक्रामक किस्म के और सांप्रदायिक और जातीयतावादी वक्ता हैं, उनसे उनको कुछ फायदा मिल जाए, तो वो उन सीटों के ऊपर जो पिछली बार बहुत कम मार्जिन के साथ में, कम अंतराल के साथ जीती थी एनडीए ने, वो सीटें वो दोबारा जीत जाए। मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई जुगाड़ है। तो इस प्रकार की जुगाड़ है अगर, तो इसका मतलब है कि जो जो कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की शख्सियत को केंद्र में रख के चुनाव हो रहा है, बार बार भाजपा को कहते हैं ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है, कुछ भी हो वो बार बार कहते हैं ये चुनाव, बात सही भी है उनकी, लेकिन वो जो व्यक्ति केंद्र में है वो हर जगह समान रूप से प्रभावी नहीं है। उसकी अपनी, उसके व्यक्तित्व की और उसके प्रभाव की भी सीमाएं हैं। आज कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता शामिल हुए। जम्मू से कोई लाल सिंह है जो कि पूर्व मंत्री हैं, बड़े नेता माने जाते हैं क्षेत्रीय स्तर पर। झारखंड से एक विधायक शामिल हुए जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए। दानिश खान कांग्रेस से औपचारिक रूप से जुड़े। तो क्या इसे हम इसे किस रूप में देखें? क्या कहें कि कांग्रेस की तरफ भी कुछ लोग आ रहे हैं, थोड़ी उसकी तरफ आशा की दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है? असल में भारत में राजनीति जो है वो तरह तरह की और बहुत विविध है। किस क्षेत्र में क्या समस्या है, कौन सा नेता है, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, उसकी महत्वाकांक्षा नहीं पूरी हो रही है, उसका व्यक्तिगत रवैया क्या है, वो कितना नाराज है, कितना खुश है, वो अपने निकट भविष्य की राजनीति को किस रूप में देखता है। इस प्रकार के बहुत से फैक्टर होते हैं जिनके आधार पर लोग तय करते हैं कि वो दल बदल करें या ना करें। जो नेता भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह उपेक्षित हो गए होंगे, अब मुझे इन लोगों के बारे में, हर एक के बारे में अलग अलग नहीं मालूम है कि उन लोगों ने एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाने का निर्णय क्यों लिया, और एक ऐसी पार्टी को छोड़कर जो कि इस देश में सबसे ज्यादा प्रभावी पार्टी मानी जाती है, एक ऐसी पार्टी में जाने का निर्णय क्यों लिया जो दूसरे नंबर की पार्टी है और उसका दूसरा नंबर काफी पीछे है भारतीय जनता पार्टी से। तो इन बातों के बारे में तभी कुछ विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है। लेकिन इससे ये तो लगता ही है कि भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज है उसके लिए कांग्रेस एक स्वाभाविक ध्रुव है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, अगर कोई बहुत बड़ी प्रबल क्षेत्रीय शक्ति नहीं है कहीं पे, तो फिर वो कांग्रेस में चला जाएगा। आज एक और चीज़ की थोड़ी चर्चा रही, जैसे जितने सारे सर्वेक्षण हुए उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी आगे दिखाया गया, लेकिन थोड़ा बहुत कर्नाटक में नुकसान होते हुए दिखाया गया। तो एक एडिना करके सर्वे एजेंसी है, मैंने सत्यहिंदी.com पे ये समाचार देखा और पिछले चुनाव में उनका सर्वेक्षण काफ़ी सही हुआ था, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस वहाँ 17 सीटें जीत सकती है और जी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर 11 सीटें जीत सकती है। तो क्या कर्नाटक एक बहुत सिरदर्द साबित होने वाला है भाजपा के लिए? मैं तो खासतौर हमेशा शुरू से ये बात कह रहा हूं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन वैसा प्रदर्शन नहीं करेगी जैसा प्रदर्शन उसने 2019 में किया था। उसे नुकसान होगा। एडिना सर्वे एजेंसी ने उसको बहुत ज्यादा नुकसान होते हुए दिखाया है। मेरा मानना है वो नुकसान होगा, लेकिन इससे कुछ कम नुकसान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नुकसानों के अंदेशे को देख रही है। कर्नाटक में नुकसान होगा मेरा मानना है, बिहार में नुकसान होगा, महाराष्ट्र में नुकसान होगा, पश्चिम बंगाल में नुकसान होगा, तेलंगाना में नुकसान हो सकता है मेरा मानना है। उनको उड़ीसा में नुकसान हो सकता है। अभी तक बीजेपी जनता दल के साथ उनका सीटों का तालमेल हो भी नहीं पाया है। उड़ीसा में नुकसान हो सकता है। आंध्र प्रदेश में उन्होंने जो उम्मीदें लगा रखी हैं तेलुगु देशम से समझौता करने के बाद में, वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं होंगी। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर पूर्व में कई जगहों पे कुछ कुछ नुकसान हो सकता है। उत्तर पूर्व की जमीन भी उस तरह से भाजपा के लिए सुरक्षित नहीं है जैसे 2019 में सुरक्षित थी। इसमें कई कारण है। मणिपुर की घटना एक महत्वपूर्ण कारण है। सीए के खिलाफ जो असंतोष वहां उत्तर पूर्व में पैदा हुआ है, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ये सब चीजें हैं। अब संचित रूप से इनका परिणाम 2019 में क्या निकलेगा? 2019 में जो चीज सबसे ज्यादा भाजपा के पक्ष में जाती है वो ये है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी, भाजपा एक पार्टी के तौर पर, नरेंद्र मोदी एक नेता के तौर पर आम वोटर के मन में एक छवि प्रोजेक्ट करते हैं कि वही देश में स्थिर सरकार ला सकते हैं। 10 साल सरकार चला रहे हैं, वही देश में स्थिर सरकार ला सकते हैं। तो ये छवि अगर एक ऐसी छवि हुई जिसने दूसरी तमाम बातों और आग्रहों को पीछे कर दिया, तो कई जगहों पर जहां भाजपा को कम वोट मिलने की उम्मीद है शायद उतने कम वोट ना मिले। लेकिन अगर
ये छवि ही केवल एकमात्र प्रभावी छवि नहीं हुई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में नुकसान होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों की राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई हैं। 2014 से पहले अक्सर जो समाज विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में जो टेक्स्ट लिखे जाते थे, सुहास पलसेकर हों या योगेंद्र यादव हों, उसमें कहा जाता था कि जो भारत में चुनाव होता है वो हर राज्य का चुनाव है। हर राज्य में अलग-अलग मुद्दे हैं। तो अब वो स्थिति नहीं है, या उस स्थिति के बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और वो नरेंद्र मोदी हमेशा परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं कि कितना वो अपने ऊपर चुनाव को ला पाते हैं। अगर ला देंगे तो जीत जाएँगे, नहीं ला पाएँगे तो हार जाएँगे। ये देखिए, ये जो कहा जाता था, इसके पीछे 90 के दशक की और नई सदी के पहले दशक की जो गठजोड़ राजनीति थी, क्योंकि वो 20 वर्ष तक चली, मतलब इसलिए उसका प्रभाव बहुत ज्यादा था। वो गठजोड़ राजनीति में क्या था, क्षेत्रीय शक्तियां उसके अंदर काफी शक्तिशाली साबित होती थी। भाजपा का वर्चस्व घट रहा था मजबूत होने की बजाय। कांग्रेस ने भी गठजोड़ बना लिया था, तो सब भाजपा भी गठजोड़ात्मक राजनीति करती थी, कांग्रेस भी गठजोड़ात्मक राजनीति करती थी। तो फिर सब लोग, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे सुभाष पलसीकर हो या कोई भी हो, सब कहते थे कि राज्यों की राजनीति का जो योगफल है वो केंद्र में दिखाई पड़ता है। लेकिन देखिए, जैसे ही नरेंद्र मोदी की शख्सियत उभरी और भाजपा का दबदबा मजबूत हुआ और कांग्रेस का कमजोर हुआ दबदबा, वैसे ही फिर भाजपा ने अपना तेजी के साथ प्रसार किया और वो क्षेत्रीय शक्तियों को भी चुनौती देने लगी। अपनी महत्वाकांक्षाएं उसने दिखाई। पूर्व में भी उसने दल बदल करा के अपनी अपनी पार्टी मजबूत कर ली। उसके बाद देखिए, राज्यों के चुनाव नतीजे और लोकसभा के चुनाव नतीजों का जो समीकरण है, जो खेल है, वो अलग अलग हो गया और स्प्लिट वोट की परिघटना सामने आ गई। तो अब चूंकि स्प्लिट वोट की परिघटना है, इसलिए लाजमी तौर पर अब ऐसा नहीं है कि राज्यों की राजनीति का योगफल ही केंद्र की राजनीति होगी। राज्यों की राजनीति अभी भी महत्वपूर्ण है, अभी भी प्रभावी है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। क्योंकि पिछले चुनाव में देखिए, राज्यों में तो जिस तरह से कांग्रेस जीती थी, तो उसको लोकसभा में अच्छे नतीजे मिलने चाहिए थे, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। तो इसलिए अब वो जो सूत्रीकरण था, वो सूत्रीकरण उस तरीके से सही नहीं है। वो 90 के दशक के लिए और नई सदी के पहले दशक के लिए सही था। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ। वहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में जी, ये कहा जाता था कि मायावती भी आ सकती है गठबंधन में। अब तो चुनाव की घोषणा भी हो गई, उसका भी 4-5 दिन बीत गया। अब तो लगता नहीं है कि वो आएँगी। पर कुछ-कुछ खबरें वहाँ से आ रही हैं, जैसे कहा जा रहा है कि वरुण गांधी हो सकता है कि निर्दलीय समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ें। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जो समाजवादी पार्टी है वो टिकट दे दे। मेरा प्रश्न यह है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो दल खड़े हैं, खासतौर पे कांग्रेस-सपा गठबंधन, उनके सामने यही सबसे अच्छा विकल्प है कि वो बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारें? क्योंकि अगर एक नैरेटिव के रूप में शायद वहाँ भारतीय जनता पार्टी आगे लगती है, वोटों के प्रतिशत के मामले में भी, पर अच्छे उम्मीदवार उतार के कुछ क्षेत्रों में बहुत तगड़ी चुनौती दे सकते हैं। ये समझ ठीक है या उनके सामने और भी कुछ विकल्प हैं? आपकी बात सही है। चुनाव जीतने के कई कारक होते हैं। एक कारक ये है कि भाई आपकी पार्टी का दबदबा क्या है, आपके पास कोई चेहरा है कि नहीं है, ये दूसरा कारक होता है। तीसरा कारक ये होता है कि आपके पास संसाधन है कि नहीं, आप चुनाव कैंपेन कैसी चलाते हैं। चौथा कारक ये है कि भाई आपने कोई बड़ा नैरेटिव बना रखा कि नहीं बना रखा है। एक बहुत बड़ा कारक जिसको मैं बहुत महत्व देता हूँ, वो ये था कितना बड़ा कितनी बड़ी सामाजिक एकता आपने की है, सामाजिक गठजोड़, सामुदायिक गठजोड़ कितना है आपके पक्ष में है। फिर एक कारक ये भी है कि आपके उम्मीदवार कैसे। अच्छा, जो सेफोलॉजिस्ट लोग हैं, सभी अभी आज तक पे कुछ सेफोलॉजिस्ट के साथ में मेरा वार्तालाप हुआ था, जिसके अंदर प्रदीप गुप्ता थे, एक्सिस इंडिया के अपने साथी, अपने मित्र प्रोफेसर संजय कुमार थे और यशवंत देशमुख थे। एक पुराने सेफोलॉजिस्ट जो भाजपा में चले गए हैं, जीवीएल नरसिंह राव, वो भी थे उसके अंदर। तो उनके साथ बातचीत हुई तो सबका मत था कि कैंडिडेट का महत्व लोकसभा चुनाव में सबसे कम होता है, वो ही कह रहे थे। अच्छा, उनकी बात गलत नहीं है, उनकी बात, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि सबसे कम होता है, इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि कैंडिडेट महत्वहीन होता है। कुछ खास निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थिति में कैंडिडेट महत्वपूर्ण भी हो सकता है। भाई अगर ऐसा नहीं है तो जब ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी कैंडिडेट के खिलाफ अगर सीडी
आ जाती है, सेक्स सीडी आ जाती है, तो भाजपा उसका टिकट बदल देती है। जाहिर है लोग अच्छा कैंडिडेट उतारना चाहते हैं, ऐसा कैंडिडेट उतारना चाहते हैं जो कि बदनाम ना हो, ऐसा कैंडिडेट उतारना चाहते हैं जो कि विश्वसनीय लगे लोगों को, जिसकी छवि अच्छी हो, छवि खराब ना हो। तो अगर कोई बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारा जाता है कहीं से, तो उसके जीतने की कुछ ना कुछ उसकी शख्सियत की और उसके जो चुनाव लड़ने की शैली होती है और उसकी अपनी साख की, उसका फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। अगर विपक्षी गठबंधन अच्छे, शक्तिशाली और ऊर्जावान उम्मीदवारों को उतार सकता है, तो निश्चित रूप से वो भाजपा को कई कई जगह टक्कर दे सकता है। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और हम कल मिलेंगे और फिर देश की राजनीति से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। जी, आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।